नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर आर्टिकुलेट, जिसमें आज मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ देश के काफी महान इंसान के बारे में, एक महानतम साम्राज्य के बारे में और हिंदुस्तान के पहले सबसे ताकतवर शख्सियत के बारे में, सबसे ताकतवर साम्राज्य के बारे में। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं मगध साम्राज्य के बारे में। लेकिन ये सवाल है, क्यों उन 16 महाजनपदों में से मगध ही सबसे अधिक ताकतवर बना? क्यों मगध पर शासन करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य उस सीमा तक पहुंच चुके थे, भारत को उस सीमा तक पहुंचा चुके थे जहां तक आज तक कोई भी नहीं पहुंचा पाया? क्या ऐसा संयोग बना था, क्या ऐसा घटना घटित हुआ था कि मौर्य साम्राज्य हिंदुस्तान के महानतम साम्राज्य में से एक साबित हुआ? और क्या ऐसा घटना हुआ कि जिसकी वजह से हम अशोक को अशोक महान, द ग्रेट अशोक बोलते हैं? तो चलिए आज के इतिहास के पन्नों में गोता लगाते हैं और जानते हैं मौर्य साम्राज्य की कहानी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना ये कहीं ना कहीं एक दुश्मनी की वजह से हुआ, या कहीं ना कहीं क्रोध से। कारण जो भी रहा हो, लेकिन उसके गहराई को अगर देखेंगे तो हमें पता चलता है कि उस वक्त भारत की तरफ मैसेडोनिया का एक राजा, जिसे सिकंदर कहा जाता है, वो आ रहा था। तो जब वो भारत की तरफ प्रस्थान कर रहा था तो उस वक्त उस सिकंदर का जो आदत रहा कि कहीं भी जाना है, लूटना है, बर्बाद करना है, इस बात से वाकिफ थे उस वक्त के तक्षशिला के आचार्य चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य जानते थे कि अगर ये मैसेडोनिया का सिकंदर भारत आया तो भारत को बर्बाद करके चला जाएगा और उन्हें अपने देश से बड़ा मोहब्बत था। इसी कारणवश वो उस वक्त के सबसे बड़े भारत के साम्राज्य अर्थात मगध को प्रस्थान करते हैं और ये सोचकर कि मगध के सम्राट से मैं बात करूंगा, मैं उनसे कहूंगा कि आप इस मैसेडोनिया के राजा सिकंदर से युद्ध करो और भारत को सेफ रखो, पूरे भारत को एक सूत्र में बांधो। अखंड भारत की वो कल्पना कर रहे थे और उसी अखंड भारत के निर्माण के लिए वो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को प्रस्थान करते हैं, जहां पर बैठे हुए थे धनानंद। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। धनानंद काफी क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति था। वो सत्ता के नशे में धूत था। कहा जाता है कि सत्ता का नशा अफीम के नशे से भी कहीं अधिक खतरनाक होता है। अहंकार एक ऐसा नशा है जिसके सामने दुनिया की सारी नशा, सारे ऐब फीके पड़ जाते हैं और धनानंद इसी नशा से ग्रसित था। जब वहां पर आचार्य पहुंचे, आचार्य धनानंद को बोलते कि धनानंद, भारत की तरफ मैसेडोनिया का सिकंदर आ रहा है, ये इस साम्राज्य को बर्बाद कर देगा। इसके पहले कि वो इधर प्रस्थान करे तुम उस पर हमला करो। वो विश्व विजेता बनना उसे बनने, लेकिन पूरे भारत को तुम विजय करो, पूरे भारत को तुम अखंड बनाओ। लेकिन धनानंद तो अहंकार के नशे में डूबा हुआ था। वो आचार्य के बातों को सुनने के बजाय, मानने के बजाय उल्टा आचार्य पर प्रश्न कर दिया कि तू कौन है दरिद्र ब्राह्मण, और तू कौन होता है मुझे नसीहत देने वाला? ये ले अपनी दक्षिणा और निकल जाए हमसे। एक ज्ञानी इंसान को सम्मान सबसे प्यारा होता है, धन दौलत उसके लिए तुच्छ होते हैं, और आचार्य भी वैसे ही एक व्यक्ति थे। इन्हें काफी आघात पहुंचा। वो वहां से निकल लिए, लेकिन निकलने के वक्त ही वो परम लिए और सामने में धनानंद के बोले कि धनानंद, जब तक मैं तुम्हारे सर्वनाश को ना देख लूं, जब तक मैं तुम्हें बर्बाद ना कर दूं, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और ये किसी भी आचार्य के लिए उस वक्त सबसे बड़ी प्रतिज्ञा थी, क्योंकि शिखा नहीं बांधना यानी खुद को अपमानित करना।
और आचार्य वहां से चल निकले। उन्हें रास्ते में एक बालक मिलता है जो कि धनुर्विद्या में काफी तेज दिखा, जो शस्त्र के साथ साथ शास्त्रार्थ में भी काफी निपुण था। आचार्य बड़ा प्रभावित हुए उनसे और उस बालक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। आचार्य चंद्रगुप्त मौर्य को बोलते हैं, उसके सामने अपनी सारी समस्याओं को रखते हैं और बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम मगध की गद्दी पर बैठो, तुम उस सत्ता के योग्य हो, तुम उस सत्ता के काबिल हो और तुम इस भारत को अखंड बनाओ। इस बात से चाणक्य सहमत हो जाते हैं और दोनों मिल करके तय करते हैं कि अब मगध पर हमें शासन करना और उसके लिए धनानंद पे हमला करना होगा, मारना होगा। पहला आक्रमण जो हुआ सीधे केंद्र बिंदु पाटलिपुत्र पर, हारे दोनों जान बचा के भागे। लेकिन इस गलती से सीखे चाणक्य, वापस हिम्मत की और इस वक्त केंद्र में हमला करने के बजाय किनारे किनारे जो छोटे छोटे वैसे राज्य थे जहां पर धनानंद का ध्यान अधिक नहीं था, वहां पर हमला करना शुरू किए, उसे जीतना शुरू किया और अपने सेना बल को मजबूत किया। और यहाँ पर चाणक्य उस चीज का नींव रखे जो भारतीय इतिहास में पहली बार रखा गया था और आज दुनिया के हर एक देशों का बैकबोन कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं खुफिया तंत्र, जासूसी व्यवस्था। इसे दुनिया के भूपटल पर सबसे पहले आचार्य चाणक्य लेके आए। ये एक बेहतर खुफिया व्यवस्था स्थापित की जो युद्ध के मैदान में उन्हें ये बताता कि धनानंद कहाँ पर है। और अंततः चाणक्य धनानंद पर हमला करते हैं और धनानंद मारा जाता है। धनानंद के मरते ही आखिरकार मगध की गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन शुरू होता है। वैसे तो मौर्य को लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य जो कि 321 ईसा पूर्व में धनानंद की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठे और राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाए रखे, इनके वर्ण को लेकर के बहुत ही मतभेद है। लेकिन मेरा मानना है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल तो तलवार का है, पड़ा रहे। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठते हैं और ये कश्मीर के भी ऊपर ईरान से लेकर के कर्नाटक तक, फारस से लेकर के बंगाल तक शासन फैला देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वैसे तो हमें विशाख दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस से भी कुछ जानकारियां मिलती है, कुछ जानकारियां और भी बहुत सारी चीजों से मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर एक कहानी बहुत ही दिलचस्प है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित। चंद्रगुप्त मौर्य बैक्टीरिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हरा देते। ये वही सेल्यूकस निकेटर था जो मैसेडोनिया के सिकंदर का सेनापति हुआ। तो सेल्यूकस को हराने के बाद सेल्यूकस अपनी जान की भीख मांगता चंद्रगुप्त से और चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी हेरात, कांधार, बलूचिस्तान, काबुल, मकरान के साथ साथ अपनी बेटी हेलना भी सौंप देता है और अपने एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। बोलता है कि जाओ और पता करो कि ये किस नीति को अपना रहे हैं जिसकी वजह से ये इतने बड़े साम्राज्य पर हुकूमत चला पा रहे हैं। बहुत सारे यूनानी लेखक भारत के इतिहास में लिखे, लेकिन उनमें मेगास्थनीज का इंडिका सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अंततः चंद्रगुप्त जो कि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं और श्रवण बेलगोला में संलेखना पद्धति से अपने प्राण को त्याग देते हैं। अब उनकी बेटी बिंदुसार को बारी था। बिंदुसार जिसकी कहानी भी थोड़ी अजीब है। बिंदुसार जब ये अपनी मां के गर्भ में था तभी इसकी मां के पेट को छोड़ा था। कहानी है इसके पीछे। कहानी यह है कि चंद्रगुप्त हमेशा अपने दुश्मनों से भिड़े रहते थे और इसी कारण से आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त के भोजन में थोड़ा थोड़ा जहर यानी विष डालते थे ताकि चंद्रगुप्त मौर्य का शरीर उसके आदि हो जाए। ये बात चाणक्य के अलावा किसी को नहीं। एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी बोली कि स्वामी मुझे भी आपके साथ भोजन करना है। वो दोनों दंपति भोजन करने बैठे। भोजन का पहला निवाला लेते ही उनकी पत्नी का उसी वक्त मृत्यु हो जाता है और पेट में था एक बच्चा। चाणक्य को पता चला, बड़ा आघात, लेकिन क्या राजनीति ही करना पड़ता है।
उनकी भी क्या गलती थी। चाणक्य बोलते हैं कि इनका पेट चिड़वा दिया जाए और बच्चे को बाहर निकाल दिया जाए। पेट चिड़ के जब बच्चे को बाहर निकाला गया तो बच्चे पर जहर का थोड़ा सा ही असर हुआ था, और जो कि उसके सर पर एक ब्लैक स्पॉट, काला टीका के रूप में दिखता है, और इसी कारण से उस बच्चे का, बालक का नाम पड़ा बिंदुसार। बिंदुसार एंटियोकस यूनानी शासक जो था, वो बिंदुसार के दरबार में अपने एक दूत को भेजता है जिसका नाम था डायमेकस। बिंदुसार एंटियोकस से मदिरा, सूखा अंजीर, एक दार्शनिक का मांग करता है। ये दोनों के बीच का एक अच्छा संबंध हमें बताता है कि किस तरीके से विदेशियों के साथ भी मगध का एक अच्छा संबंध था। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हमें मिलते हैं जहां पर से बिंदुसार की जानकारी मिलती है। कहीं पर उसे अमित्र घात, कहीं पर भद्रसार और कहीं पर सिंसेन भी कहा गया है। लेकिन अंततः बिंदुसार का जब अंत समय आता है तो उत्तराधिकार को लेकर के बड़ा मगध के राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ था, क्योंकि बिंदुसार चाहते थे कि उनका सबसे बड़ा बेटा सुसीम गद्दी पर बैठे। लेकिन बिंदुसार के जो खुद के महामंत्री थे उस वक्त, वो चाणक्य नहीं थे, लेकिन जिस तरह से चाणक्य का किरदार है चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाने में, उसी तरह से इनका भी किरदार है अशोक को शासक बनाने में। तो बिंदुसार चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा सुसीम गद्दी पर बैठे, लेकिन ये चाहते थे कि नहीं, अशोक गद्दी पर बैठे। इस मतभेद की वजह से काफी समस्या हुई, क्योंकि सुसीम कैपेबल नहीं था अशोक की तरह, और ये वो मंत्री जानते थे। लेकिन बिंदुसार तो पुत्र मोह में पड़ा हुआ था। अंततः सम्राट अशोक अपने पिता बिंदुसार की हत्या करके गद्दी पर बैठते हैं। ये बात जब सुसीम को पता चलता है तो सम्राट अशोक सुसीम की भी हत्या कर देते हैं। कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि सम्राट अशोक बहुत ही क्रूर व्यक्ति थे अपने शुरुआती दौर में। बौद्ध ग्रंथों में तो लिखा है कि वो अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठे, लेकिन ये पूर्णतः असत्य है। क्योंकि अगर सच में सम्राट अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या किए होते तो उनके अभिलेखों से पता चलता है कि वो अपने भाइयों और उनके परिवारों की देखरेख के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किए हुए थे, एक अधिकारी को नियुक्त किए हुए थे। तो यहां पर मुद्दा है अशोक का, जिसे हम लोग समझेंगे। अशोक अपने जीवन में अपने राज्याभिषेक के 8वें साल 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर हमला करते हैं। कलिंग जो कि उड़ीसा का प्राचीन, कलिंग एक गणराज्य था। जितनी मगध की सेना थी उससे भी कहीं कम वहां की तो आबादी थी। कलिंग का हारना तो तय था, फिर भी कलिंग ने साहस दिखाया। कलिंग का एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा, महिला, पुरुष सारे ही उस युद्ध में लड़े और अंततः उस युद्ध में हारे गए। लेकिन जब सम्राट अशोक इस युद्ध को जीतते हैं तो चारों तरफ एक भयावह दृश्य देखते हैं। वो देखते हैं कि 1.5 लाख लोग जिन्हें वो बंदी बना रखे हैं, वो देखते हैं कि 1 लाख लोग कलिंग के जो मारे गए हैं, 1 लाख लोगों का शव देखते हैं। इस बात से उन्हें बहुत दुख होता है। तो बोलते हैं कि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, इनमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वो भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने परिजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है, मुझे पश्चाताप है। इसलिए अब मैंने धर्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निर्णय किया। मैं मानता हूं कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करा रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और ये कलिंग युद्ध अभिलेख कहलाया। यहाँ पर अशोक के जीवन से और भी बहुत बात है। सबसे पहला सवाल उनके धार्मिक जीवन से उठता है कि वो शुरुआती दौर में किस तरह के थे। तो अशोक के
अभिलेखों में जो कि वो अपना नाम अंकित करवाए हैं, देव नाम पिए और पियदस्सी, जिससे उनके ब्राह्मण धर्म के अनुयायी होने का संदेह मिलता है कि शायद वो पहले ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, यानी वैदिक धर्म के अनुयायी थे, जो कि बाद में बौद्ध धर्म अपना लिए। और वो भी अपने शासन के चौथे वर्ष में अपने बड़े भाई सुसीम, जिनकी वो हत्या किए थे, उनके बेटे निग्रोध से प्रभावित होकर। जब निग्रोध अशोक के दरबार में आया था तो अशोक बड़े आश्चर्य हुए कि इस बच्चे को, बालक को पता है कि मैं इसके पिता का हत्यारा हूं, फिर भी ये मुझसे डर नहीं रहा है, ना ही मुझसे क्रोधित है, ना ही मुझसे भयभीत है, ये कितना शांत है। और इस बात से अशोक काफी प्रभावित हुए और उसे अपनी गद्दी पर बैठा दिया और अंततः बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म की दीक्षा सम्राट अशोक को गुप्त से दी थी। वो अपने शासन के 10वें वर्ष में बोधगया जाते हैं, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान मिलता है। वो लुम्बिनी ग्राम जाते हैं अपने शासन के 20वें वर्ष में और उसे करमुक्त कर देते हैं। सारनाथ, सांची, कौशाम्बी, यहाँ पर भी अपने लघु स्तंभ लेख लिखवाते हैं और इसी से अशोक के बोध होने का प्रमाण भी मिलता है। वो बोधगया सबसे पहले गए थे। अपने अगर धम्म यात्रा क्रम को देखें अशोक के, तो सबसे पहले बोधगया से शुरू करते हैं, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती को प्रस्थान करते हैं। वो कुछ धर्म प्रचारकों को भी भेजते हैं। वो महेंद्र को भेजते हैं श्रीलंका, महारक्षित को यवन देश, महादेव को मैसूर, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र और मंझांतिक को कश्मीर और गांधार भेजते हैं। अशोक कलिंग युद्ध के बाद बोलते हैं कि मैं अब बौद्ध धर्म को अपना चुका हूँ, मैं संघ को दान देने और धम्म यात्रा में यकीन करता हूँ। इसलिए वो अपने ही शासनकाल के वक्त तीसरे बौद्ध संगति का आयोजन करवाते हैं। स्त्रियों में चलने वाले प्रचलित कर्मकांडों का विरोध करते हैं। पशु पक्षियों के वध को, पशु पक्षियों के बलि को प्रतिबंधित करवा देते हैं। वो बोलते हैं कि सामाजिक वर्ण व्यवस्था को चलाया जाए, लेकिन कर्म के आधार पर। अशोक बोलते हैं गौतम बुद्ध के उपदेश को, बोलते हैं ना कर्मकांड और ना ही देवता की पूजा, इन सभी में से किसी में भी धर्म नहीं है, धर्म तो कर्म में है। अशोक धम्म महामाद की नियुक्ति करते, जिनका काम होता था जगह जगह पर जाकर लोगों को धम्म की शिक्षा देना। वो अपने शिलालेखों से, स्तंभों से लोगों को मैसेज देते थे। आम जनता से डायरेक्ट संबंध साधने वाले ये पहले सम्राट हैं। सड़क, कुएं, विश्राम गृह, चिकित्सालय और ना ही केवल मनुष्य के लिए, जानवरों के लिए भी चिकित्सालय सम्राट अशोक ने निर्माण करवाए। यहाँ पर सम्राट अशोक को जानने के साथ साथ हमें चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप चाणक्य के चाणक्य नीति को पढ़ोगे, अर्थशास्त्र को पढ़ोगे, यानी जिसके 6ठे अध्याय का श्लोक है, स्वाम आमत्य जनपद दूर विकोश दंड मित्रानी प्रकृत्या, यानी स्वामी प्रधानमंत्री राजा, आमात्य यानी मंत्री, जनपद नागरिक, कोस कर, दंड यानी सेना, मित्र देश और दुर्ग यानी विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा। इस सप्तांग सिद्धांत को चाणक्य बताए थे और आज दुनिया के सारे मुल्क इस सप्तांग सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। अगर हम मौर्यों के सैन्य व्यवस्था को देखें तो काफी बड़े थे। कहा जाता है कि 6,50,000 सिपाही हुआ करते थे, जिनमें से काफी पैदल सेना, तो कुछ घुड़सवार, कुछ हाथी और कुछ रथ भी हुआ करते थे। इनकी न्यायिक व्यवस्था भी काफी उम्दा किस्म की हुआ करती थी, जिसमें उस वक्त भी दीवानी और फौजदारी दो अलग अलग तरह के न्यायालय हुआ करते थे। जासूसी व्यवस्था इनका काफी निपुण था। सामाजिक व्यवस्था जिसमें पाली भाषा को अधिक तवज्जो दिया जाता था। स्त्रियों की स्थिति भी काफी बेहतरीन थी। पुनर्विवाह प्रचलित हो चुका है वक्त में। और अगर धर्म की बात करें तो पूरी तरीके से सेक्युलर था ये मौर्य साम्राज्य, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म, बिंदुसार आजीवक और बौद्ध धर्म को अपनाए सम्राट अशोक, जिससे साफ पता चलता है कि ये सभी कट्टरवादी व्यक्ति नहीं थे, किसी एक धर्म के प्रवर्तक नहीं थे। इनके अर्थ व्यवस्था का 3 स्तंभ हुआ करता था, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, और इसी पर उनका ये पूरा व्यवस्था चलता था। वैसे तो
4 स्तंभ आप बोल सकते हो कि इसके अर्थव्यवस्था के 4 स्तंभ हुआ करते थे, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और उद्योग। कृषि सबसे मुख्य आधार, जो कि 2 तरीके का था, एक निज व्यक्ति का निजी खेती और दूसरा सरकारी खेती। अर्थात ये मौर्य साम्राज्य मिश्रित अर्थव्यवस्था की फिलोसफी पर था, यानी पूंजीवादी और समाजवादी, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के दोनों की फिलोसफी को फॉलो करता है। उद्योग व्यवसाय जिसमें था मुख्यतः सूत काटने का उद्योग, शिल्पियों का उद्योग। उस तरीके से अगर हम बात करें पशुपालन का, तो हाथी, घोड़े, गाय, इन सभी पशुओं को पाला जाता था, पालन किया जाता था, और व्यापार सभी चीजों का किया जाता था। और इसी 4 स्तंभ पर मौर्य की अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी। लेकिन सवाल है, इस मौर्यों ने इस देश को क्या किया? इस मौर्य साम्राज्य ने इस देश को सिखाया, अखंड भारत का सपना दिखाया। इसी मौर्य साम्राज्य ने पहली बार देश को अखंड करके साबित किया कि इस देश को भी अखंड बनाया जा सकता है, एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। सम्राट अशोक की वजह से भारत ने सहिष्णुता को सीखा, भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन अंततः ये साम्राज्य विलीन हो गया, समाप्त हो गया। क्यों? अति सर्वत्र हो चुका, यहां भी अति हो चुका। जिस मौर्य साम्राज्य की स्थापना चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, सम्राट अशोक ने जब युद्ध नीति को त्यागा, तो बहुत अधिक मात्रा में धन को वो बौद्ध मठों में देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से राजकोष खाली होने लगा। सिपाहियों को वेतन नहीं मिलने की वजह से सिपाही नौकरी छोड़ना शुरू कर दिए, और ये साम्राज्य कमजोर होने लगा, जिसका फायदा आसपास के बाकी शासकों ने उठाना शुरू किया। और सबसे बड़ा आघात हुआ, चूंकि ये बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहे थे, तो बहुत सारे ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोगों का आर्थिक नुकसान हो रहा था, वो अपने कर्मकांड को नहीं कर पा रहे थे। तो जिसकी वजह से आखिरी मौर्य शासक वृद्धरथ की हत्या कर पुष्यमित्र सुंग, जो कि एक ब्राह्मणवादी विचारधारा का व्यक्ति था, उसने सुंग वंश का स्थापना किया और बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को समाप्त कर दिया, मार करके भगा दिया यहाँ से। तो कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य का समाप्त होना भारत में बौद्ध धर्म के बर्बादी को नहीं ले आया, क्योंकि उसके बाद के जो आए वो बौद्ध धर्म को समाप्त कर दिए, उखाड़ फेंकने का काम कर दिए, और इस तरीके से भारत से मौर्य साम्राज्य और बौद्ध धर्म दोनों समाप्त हो गए। तो ये आज हमने जाना मौर्य की कहानी। उम्मीद है आपको सबों को ये वीडियो बेहतर लगा। तो इस तरह से और भी कहानियों को जानने के लिए देखते रहे हमारे साथ हमारे सीरीज को। इसका नाम है आर्टिकुलेट, जिसमें कल हम लोग मिलेंगे और आगे कहानी को जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।